नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट एंड आउट 2.0 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अब हम डिक्टेशन की आउटलाइन लिखेंगे, उसके बाद उसको रीड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। हाल ही उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के आरक्षण में उपवर्गीकरण के पक्ष में फैसला दिया है। न्यायालय ने कहा है कि जिनको अभी तक पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला, उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए। राजनीतिक दलों के रवैये को देखते हुए इस फैसले का लागू होना आसान नहीं है। हमारा देश जाति प्रधान देश रहा है। राजनीतिक दलों के वर्तमान रवैये से इसको और बल मिलेगा। बहुत सारे लोग यह तर्क दे रहे हैं कि उपवर्गीकरण ठीक नहीं है, क्योंकि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के जो समूह बनाए गए हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। निश्चित रूप से अनुसूचित जाति एवं जनजाति से जुड़े लोगों को वह सम्मान नहीं मिला जो सम्मान मिलना चाहिए था। परंतु आज समाज की एक सच्चाई यह है कि सामाजिक सम्मान का आधार आर्थिक है। इन वर्गों की बहुत सारी उपजातियां आरक्षण का लाभ लेकर अपने को आर्थिक तौर पर काफी मजबूत कर चुकी हैं। अब तक जो सामाजिक शोध आए हैं, उनसे स्पष्ट है कि आरक्षित वर्ग के वंचित लोगों के साथ उनके ही वर्ग की अन्य जातियों के संपन्न लोग भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं। निश्चित रूप से आरक्षित वर्ग का संपन्न वर्ग वंचितों के साथ शासक या सवर्णों की भांति व्यवहार करता है। आरक्षण के अंदर आरक्षण की व्यवस्था थोड़ी अटपटी तो अवश्य लगती है, लेकिन तार्किक और न्याय की दृष्टि से यह व्यवस्था उपयुक्त लगती है, क्योंकि आरक्षण का अधिक लाभ इन वर्गों की अपेक्षा समर्थ जातियों ने उठाया और उसमें से कुछ इतनी विकसित हो चुकी है कि आज उनको आरक्षण की जरूरत नहीं है। लेकिन वोट बैंक के आधार पर आज भी इस सत्य को कहने का साहस किसी के पास नहीं है। परिणाम यह है कि वंचित निर्धन लोगों के साथ अन्याय होता रहा और शायद इस निर्णय के आ जाने के बाद भी यथावत होता रहे। जीतन राम मांझी जैसे नेता खुश है, परंतु इनकी संख्या नगण्य है। इसलिए हो सकता है इनकी मांग नकार खाने में तूती की आवाज बनकर रह जाए। सवाल यह है कि सामाजिक न्याय का जो नारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया था, क्या उसमें अति निर्धन और महादलित को पर्याप्त अवसर न देने की बात कही गई थी? ऐसा कदापि नहीं है। राजनीतिक दल केवल वोट बैंक पर अपना ध्यान रखे हुए हैं और इस उपवर्गीकरण का विरोध कर रहे हैं। अगर हम देश में न्यायिक नीतियों के आधार पर न चलकर वोट की राजनीति में बहते रहे, तो इस देश का भविष्य भी काफी विषाक्त हो सकता है। अगर आप सामाजिक सर्वेक्षणों की बात करें तो स्पष्ट होगा कि अनुसूचित जातियों में भी बहुत सी ऐसी जातियां हैं जिनको आरक्षण का लाभ पूर्णतया मिला और देश के प्रतिष्ठित सेवाओं, पूंजी तथा राजनीति के बल पर इस वर्ग के लोग उच्च स्थानों पर है। वहीं वाल्मीकि, मांझी, बेगा जैसी कुछ ऐसी भी जातियां हैं जो आज भी अपने पुराने पेशों से जुड़ी हुई है और
आज भी उन्हें वह सम्मान नहीं मिल सका जिसकी वे हकदार थी। आरक्षण का फायदा समर्थ जातियों को मिला और उन्होंने अपने स्तर को उठा लिया। आरक्षण का प्रतिशत कम नहीं हुआ, परंतु उसका लाभ कुछ जातियों के कुछ लोगों को ही मिल पाया। उच्चतम न्यायालय ने इस विसंगति को समझा, इसीलिए कहा कि क्या अनुसूचित जाति और जनजाति के आईएएस, आईपीएस और पूंजीपति के घर के बच्चे गांव के भूमिहीन, निर्धन और वाल्मीकि समाज में रहने वाले बच्चों के बराबर है। निश्चित रूप से आरक्षित वर्ग में जो अपेक्षाकृत सक्षम और संपन्न है, उन्होंने आरक्षण का पूरा लाभ ले लिया और जो पिछड़े रह गए, उन्हें आरक्षण का लाभ ही नहीं मिला। सामाजिक समरसता के नजरिए से विचार किया जाए तो इस विसंगति का दूर होना बहुत आवश्यक है। आरक्षण का उपवर्गीकरण ही एकमात्र रास्ता है जो समाज में समता, समानता एवं मौलिक अधिकारों के मूलभूत सिद्धांतों की रक्षा करके इन वर्गों के लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार दे सकता है। मुश्किल यह है कि राजनीति के चश्मे में सत्य को देख पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वोट रूपी कील हमेशा उस चश्मे को तोड़ने के लिए लगी रहती है। इसलिए नेता ऐसे मामलों से बचते हैं और यथास्थिति बनाए रखने में ही भलाई समझते हैं। राजनीतिक दलों को सच्चाई समझनी होगी। स्टॉप। दोस्तों अब ये 7 मिनट की डिक्टेशन थी, अब हमने इसे लिख लिया है और अब हम इसे रीड करेंगे। मैं एक बार माइक अपने पास रख लेता हूँ। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। मैं जहाँ जहाँ पर मेरा पेन है वहीं वहीं पर मैं पढ़ूँगा, साथ साथ आप देख सकते हैं। हाल ही उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के आरक्षण में उपवर्गीकरण के पक्ष में फैसला दिया है। न्यायालय ने कहा है कि जिनको अभी तक पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला, उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए। राजनीतिक दलों के रवैये को देखते हुए इस फैसले का लागू होना आसान नहीं है। हमारा देश जाति प्रधान देश रहा है। राजनीतिक दलों के वर्तमान रवैये से इसको और बल मिलेगा। बहुत सारे लोग यह तर्क दे रहे हैं कि उपवर्गीकरण ठीक नहीं है, क्योंकि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के जो समूह बनाए गए हैं उनमें कोई भेद नहीं है। निश्चित रूप से अनुसूचित जाति एवं जनजाति से जुड़े लोगों को वह सम्मान नहीं मिला जो सम्मान मिलना चाहिए था। परंतु आज समाज की एक सच्चाई यह है कि सामाजिक सम्मान का आधार आर्थिक है। इन वर्गों की बहुत सारी उपजातियां आरक्षण का लाभ लेकर अपने को आर्थिक तौर पर काफ़ी मजबूत कर चुकी है। अब तक जो सामाजिक शोध आए हैं उनसे स्पष्ट है कि आरक्षित वर्ग के वंचित लोगों के साथ उनके ही वर्ग की
अन्य जातियों के संपन्न लोग भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं। निश्चित रूप से आरक्षित वर्ग का संपन्न वर्ग वंचितों के साथ शासक या सवर्णों की भांति व्यवहार करता है। आरक्षण के अंदर आरक्षण की व्यवस्था थोड़ी अटपटी तो अवश्य लगती है, लेकिन तार्किक और न्याय की दृष्टि से यह व्यवस्था उपयुक्त लगती है, क्योंकि आरक्षण का अधिक लाभ इन वर्गों की अपेक्षाकृत समर्थ जातियों ने उठाया और हमेशा ने, और उसमें से कुछ इतनी विकसित हो चुकी है आज उनको आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वोट बैंक के आधार पर आज भी इस सत्य को कहने का साहस किसी के पास नहीं है। परिणाम यह है कि वंचित निर्धन लोगों के साथ अन्याय होता रहा और शायद इस निर्णय के आ जाने के बाद भी यथावत होता रहे। जीतन राम मांझी जैसे नेता खुश है, परंतु इनकी संख्या नगण्य है, इसलिए हो सकता है इनकी मांग नक्कार खाने में तूती की आवाज़ बनकर रह जाए। सवाल यह है कि सामाजिक न्याय का जो नारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया था, क्या उसमें अति निर्धन और महादलित को पर्याप्त अवसर नहीं देने की बात कही गई थी? ऐसा कदापि नहीं है। राजनीतिक दल केवल वोट बैंक पर अपना ध्यान रखे हुए हैं और इस उपवर्गीकरण का विरोध कर रहे हैं। अगर हम देश में न्यायिक नीतियों के आधार पर न चलकर वोट की राजनीति में बहते रहे तो इस देश का भविष्य भी काफ़ी विषाक्त हो सकता है। अगर आप सामाजिक सर्वेक्षणों की बात करें तो स्पष्ट होगा कि अनुसूचित जातियों में भी बहुत सी ऐसी जातियां हैं जिनको आरक्षण का लाभ पूर्णतः मिला और देश के प्रतिष्ठित सेवाओं, पूंजी तथा राजनीति के बल पर इस वर्ग के लोग उच्च स्थानों पर हैं। वहीं वाल्मीकि, मांझी, बेगा जैसी कुछ ऐसी भी जातियां हैं जो आज भी अपने पुराने पेशों से जुड़ी हुई है और आज भी उन्हें वह सम्मान नहीं मिल सका जिसकी वे हकदार थी। आरक्षण का फायदा समर्थ जातियों को मिला और उन्होंने अपने स्तर को उठा लिया। आरक्षण का प्रतिशत कम नहीं हुआ, परंतु उसका लाभ कुछ जातियों के कुछ लोगों को ही मिल पाया। उच्चतम न्यायालय ने इस विसंगति को समझा, इसीलिए कहा, क्या अनुसूचित जाति और जनजाति के IAS, IPS और पूंजीपति के घर के बच्चे गांव के भूमिहीन, निर्धन और वाल्मीकि समाज में रहने वाले बच्चों के बराबर है? निश्चित रूप से आरक्षित वर्ग में
जो अपेक्षाकृत सक्षम और संपन्न हैं उन्होंने आरक्षण का पूरा लाभ ले लिया और जो पिछड़े रह गए उन्हें आरक्षण का लाभ ही नहीं मिला। सामाजिक समरसता के नज़रिए से विचार किया जाए तो इस विसंगति का दूर होना बहुत आवश्यक है। आरक्षण का उपवर्गीकरण ही एकमात्र रास्ता है जो समाज में समता, समानता एवं मौलिक अधिकारों के मूलभूत सिद्धांतों की रक्षा करके इन वर्गों के लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार दे सकता है। मुश्किल यह है कि राजनीति के चश्मे में सत्य को देख पाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वोट रूपी कील हमेशा उस चश्मे को तोड़ने के लिए लगी रहती है। इसलिए नेता ऐसे मामलों से बचते हैं और यथास्थिति बनाए रखने में ही भलाई समझते हैं। राजनीतिक दलों को सच्चाई समझनी होगी। दोस्तों, ये अब हमारी आउटलाइन हो गई है। इसी तरह की आउटलाइंस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोस को लाइक एवं शेयर करें। यदि कुछ समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारा एक फेसबुक पेज भी है जहां पर आप जाके उसको फॉलो कर लें, क्योंकि हम वहां पर भी डिक्टेशंस, आउटलाइंस डालते रहते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, या आप अपनी मेल आईडी डालें जहां पे हम आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे। इसी तरह की और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।